जहाँ तक मामला है झूठी गवाहियों का, तो सारे आप कानून की किताबें उठा के देख लें, जितने भी लोग गवाही देते हैं झूठी है, उसके लिए कानून मौजूद है और झूठी गवाही को अदालत नहीं मानती। ये बात भी एडमिटेड है, माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे गवाह सारे सच्चे हैं। किसी गवाह के खिलाफ हमारे कोई बदनीति साबित नहीं हुई। अगर मुलजमा को छोड़ा गया है तो गवाहों की झूठी गवाही पे नहीं छोड़ा गया, उसको शक का फायदा देके छोड़ा गया है। ऑन दी बेनिफिट ऑफ डाउट जजमेंट को उठा के देख लें, उसमें यही कहा गया है कि शक का फायदा देते हुए उसको बरी किया जाता है। आज जो हमने आर्गूमेंट्स किए हैं अपनी रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसमें 3 जजेस, ऑनरेबल जजेस पर मुश्तमिल बेंच था। इसमें इस जजमेंट के ऑथर जो थे जस्टिस साकिब निसार साहब, वो रिटायर होकर चले गए। उनकी जगह पे नए जज साहब जो आए, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, उनके सामने हमने आर्गूमेंट्स किए हैं। तो जो मेन हमारे आर्गूमेंट्स थे वो ये था कि पूरी जजमेंट को उठा के देखें, उसमें वक़ूआ होने के बाद के वाक़या दर्ज हैं। जो वक़ूआ होता है, जो मेरे गवाहान ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, जो आसिया ने गुस्ताखाना अल्फाज अपने मुंह से अदा किए, उनके बारे में कतन कोई बात उस फैसले में नहीं लिखी गई। और मेरा यही पॉइंट था मेन है कि जो वक़ूआ होता है, पोस्ट अकरेंस इंसिडेंट जो है, उसको सारा डिस्कस कर दिया गया कि कितने लोग थे, कहाँ पे पंचायत हुई, कौन लेके आया। ये माइनर डिस्क्रिपेंसीज थी जिसको ज़्यादा डिस्कस किया गया, लेकिन जो अकरेंस थी जिसको तमाम गवाहान जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और बड़ा कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। एक गवाह दूसरे को सपोर्ट भी कर रहा है, करोबोरेट भी कर रहा है कि उसने ये बात कही, वर्ड टू वर्ड दूसरा गवाह भी कह रहा है, मुद्दई भी वही कह रहा है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो भी इसी को साबित कर रही है कि ये बात मुलजमा ने गवाहान की मौजूदगी में कही। वक़ूए के बारे में कहाँ पे होता है उस पर डिस्प्यूट नहीं है, गवाहान की मौजूदगी डिस्प्यूटेड नहीं है, और उसके बाद मुलजमा की मौजूदगी डिस्प्यूटेड नहीं है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आई हैं जिसको डिस्कस किया है, फैसले में भी किया गया, आज भी डिस्कस की, हमने जजमेंट पढ़ी सारी, उसमें यही है कि एक गवाह कहता है कि वहाँ जो वक़ूआ हुआ है, जहाँ पे पंचायत होती है, पंचायत में जिसमें मुलजमा आगे अपना मानती है जुर्म के मैंने ये किया और अपनी माफ़ी की तलबगार होती है, उस पर डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ उनकी तादाद पे डिस्प्यूट है और प्लेस पे डिस्प्यूट है कि एक गवाह ने कह दिया एक जगह पे, दूसरे ने कहा दूसरी जगह पे हुई। ये माइनर डिस्क्रिपेंसीज है। अगर यहाँ पे खड़े हम, मुझसे कोई पूछता है कि यहाँ कितने कैमरे लगे हुए हैं, तो मेरा जवाब एक और आएगा, मेरे साथी से पूछेगा। अल्टीमेटली अगर आप मीडिया वाले कोई जलसा रिपोर्ट करते हैं तो आप यही कहते हैं कि जनाब आज के जो जलसे में 2000 बंदा था, दूसरा कहता नहीं जी 100 बंदा था, तीसरा कहता नहीं जनाब 50 बंदे थे। तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि वहाँ पे गैदरिंग भी हुई है, जलसा भी हुआ है, लेकिन तादाद में डिफरेंस आना एक फितरी अमल है। जी, रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई है। जहाँ तक फैसले को तस्लीम करने का तल्लक है, तो फैसले जब अदालतें करती हैं तो बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर उसको देखा जाता है कि उसमें किस हद तक जो है ना फैसले के अंदर जो वज़न है, जो मटीरियल है। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जिस फैसले में आप जो वक़ूआ है, जो अकरेंस है, जो मेन आपका क्रक्स है, जो एलिगेशन है, जो उसकी रूह है, अगर वो ही ना हो तो फिर आप क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरा ये उसमें था कि मेरे मुद्दई ने अब एक दरख्वास्त दी है कि ये आसिया मसीह ने ये बातें कही हैं। मेरा गवाह आया, उसने साबित की, दूसरा गवाह उसने साबित की, तीसरा गवाह उसने साबित की, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसको साबित किया कि वाकई ये वक़ूआ हुआ है, ये अल्फाज उसने अपनी ज़बान से कहे हैं। अगर उस जजमेंट में ये चीज़ें डिस्कस ही ना की जाएं तो क्या उस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय होगी? हर बंदे की अपनी अपनी उसमें राय होगी, और एक यूनानिमस राय जो होगी वो आपको पता है कि क्या राय होनी चाहिए। होना ये चाहिए था कि उसको डिस्कस किया जाता। उस जजमेंट को रिव्यू फाइल करने का मकसद ये था कि उसको डिस्कस किया जाए। एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ पे रेज़ किया है वो ये था कि बहुत शोर शराबा किया जाता है कि कानून तौहीन रसालत जो है इसको मिसयूज़ किया जाता है, इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। और इस फैसले में भी लिखा गया है कि इस केस को
बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। लोग अपने ज़ाती मामला सेटल करने के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। तो मेरा एक पॉइंट ये भी था कि इस केस में आसिया मसीह के खिलाफ जो हमने दर्ज करवाया है, इसमें बताएं कि मैंने कौन से ज़ाती मफादात के लिए पर्चा दर्ज करवाया है। क्या मुद्दई ने उसके मकान पे कब्जा करना था? क्या मुद्दई ने उसके साथ कोई कारोबारी लेन देन था जो मुद्दई उसके पैसे हड़प कर गया? क्या वो खवातीन जो देहात से बिलोंग कर दी हैं, पर्दा नशीन लेडी हैं, और उनके पर्दे के बारे में अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने लिखा है वो पर्दा नशीन लेडीज़ हैं, उन्होंने आके गवाही दी है, क्यों दी? उसके खिलाफ क्या वजह थी? कोई मेलाफाइडी, कोई उनकी बदनिश्ती या उनका कोई ज़ाती मफाद इस फैसले में दूर दूर तक नज़र नहीं आता। एक और बात जो कही गई यहाँ पे डिस्कस हुई अदालत में कि मौलवी साहिबान जो हैं ऐसे केसों में खामखा फतवे दे देते हैं अवाम को मुश्तिल करने के लिए, फतवों की फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, इस तरह की बातें बाहर भी सुनने को मिलती हैं, आज अदालत के अंदर भी हुई हैं। तो उसमें मेरा अदालत से बड़ा मुअद्दबाना सा ये गुजारिश थी कि क्या इस केस में कोई फतवा है? मेरे केस में तो कोई फतवा नहीं दिया किसी ने, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं आया, किसी आलिम दीन ने कोई फतवा नहीं दिया। और अगर मेरा केस है तो वो सारा हकायक पे मबनी है। तो जहाँ तक ये मामला है कि रिएक्शन आना एक मुसलमान होने के नाते एक फितरी अमल है। क्या सिर्फ इस केस के बाद ही रिएक्शन आया है? पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो आए हैं जिसमें लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके खिलाफ एहतजाज किया है। ये तो जमहूरी मुआशरे में हर किसी का हक है कि वो अपना करे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ केसेस बनते हैं, उनके फैसले होते हैं। अभी मामूली बात है कि फैसले भी नहीं हुए तो एक अगर किसी सियासतदान को अदालत में लेके आते हैं तो बाहर गिराव जलाव शुरू हो जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, पूरे मुल्क को आप जाम करके रख देते हैं। तो मुसलमान होने के नाते अगर कोई नमूस रसालत की बात आती है तो हर मुसलमान का एक फितरी अमल है कि वो उसके ऊपर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। आप डिस्करेज करेंगे फतवों को, कैसे फतवे नहीं होने चाहिए वाजिबुल कत्ल के हवाले से? मेरे इस केस में कोई फतवा रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर कोई फतवा रिकॉर्ड पे मौजूद है तो मुझे बता दें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि मिस यूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉ की है, तो इस केस में ये लिखा हुआ है कि मिसाल कत्ल जो हुआ था, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जो, उसको जो कत्ल किया गया है वो एक बड़ी जिंदा और इस दौर की सबसे बड़ी मिसाल है कि उसको जो है ना मिस यूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉ करते हुए कत्ल किया गया। तो मेरे वहाँ पे आर्गूमेंट्स ये थे कि जो अदालत ने फैसला दिया है उसमें इस चीज़ को देखा जाए कि क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मिसाल के खिलाफ कोई मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता और उस मुकदमे के बाद गवाह झूठे साबित होते, मुद्दई की कहानी गलत साबित हो जाती, अदालत उनको बरी कर देती और उसको सजा दे देती गवाहों को, तो फिर तो कहते मिस यूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉ है। तो वहाँ पे तो पर्चा दर्ज नहीं हुआ। इसी तरह एक और उसमें रेफरेंस दिया गया है कि एक बहुत आला शख्सियत जो थी वो भी इसी कानून की बींट चढ़ गई। अल्लाह के बंदों, वो तो उस कानून की बींट नहीं चढ़े। ये तो कानून अगर देखा जाए, थोड़ा सा आप अपने ज़हन को वसी करके देखें तो 295C जो है तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत का कानून जो है, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हद तक नहीं है। ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है तमाम उम्मत मुसलमान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये राइज है तो पाकिस्तान में ये कानून एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह की नेमत है। अगर आसिया इस केस से बरी होकर जा रही है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई, तो अगर रिट ऑफ लॉ कायम होगी, कानून के मुताबिक फैसले होंगे तो लोगों को इंसाफ मिले, फैसला हो। कोई कबूल करता नहीं करता वो एक अलग बात है। अगर उन लोगों मिसाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता शायद वह जिंदा होता। तो ये मिसाल देना और इस तरह की बात जो है कि मिस यूज है ब्लास्फेमी लॉ का, ये प्रोपोगंडा है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। स्पेनिश पोप के बयान और स्पेनिश पोप का बयान, और आपने एक लॉबी के बारे में डिस्कस किया था जो कि सर ने लॉर्ड ने कर दिया था 15वीं सदी के बारे में, उसके बारे में जरा बताओ क्या वो। मेरे आर्गूमेंट्स ये थे कि हम जितने लोग आपके सामने खड़े हैं, हमारा तल्लक एक प्रोफेशनल लॉयर्स का फोरम है जिसको ख़त्म नबुल फोरम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो मेरे आर्गूमेंट्स ये थे कि हमने आज तक काफ़ी केसेस किए हैं ब्लास्फेमी के,
और स्टिल कर रहे हैं। तो जिस केस में भी कोई क्रिश्चियन इन्वॉल्व होता है, उस केस में जो गुस्ताखी का एक तरीकाकार है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, और उसको काफ़ी हद तक हमने देखा है कि ये क्यों एक ही बात या एक ही तरीका वारदात इख्तियार किया जाता है बहुत सारे केसेस में। इसकी मिसाल भी मैंने पेश की, और बहुत सारे केसेस जिनको आप मीडिया वाले खुद जाके देख सकते हैं, उनकी तफसील आपको प्रोवाइड की जा सकती है कि उसमें ईसाइयों का एक ही तरीका वारदात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करने का। तो ये मैंने अदालत में भी बात की है कि जब भी किसी क्रिश्चियन के खिलाफ कोई केस आता है तो उसको अगर रिकॉर्ड को मुलाजा करें, देखें जो वर्डिंग यूज़ की गई है ब्लास्फेमी, तो उसमें अल्फाज ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। और उसकी वजह यह है कि इनके पीछे एक ऐसी लॉबी है जो इन लोगों को बाहर के मुल्कों में भिजवाने के लिए। अभी इस केस में देखें बैरूनी प्रेशर कितना है, क्या किसी से छुपा हुआ है ये बात? बैरूनी प्रेशर भी है, और क्या होगा कि उसकी फैमिली पहले ही बाहर फिर रही है। अब उसकी तस्वीरें शायद मीडिया वालों ने दी हो कि वो कहाँ पे है, मीडिया बता सकता है, लेकिन उसकी फैमिली आज बाहर फिर रही। क्यों फिर रही है? कि उनको एनकरेजमेंट मिलती है। तो मैं आप दोस्तों की वसातत से ये बात कहूँगा, जो भी इससे रिलेटेड हैं उनको ये देखना चाहिए कि अगर इस मुल्क में रहते हुए कोई भी शहरी, हाँ वो किसी भी तबका से तल्लक रखता है, किसी मजहब से, मसलक से, किसी क्रीड से तल्लक रखता है, तो उसको अगर वायोलेशन करता है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए, उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। उसको ये करना चाहिए कि उसे जाओ भाई अदालतों में जाके तो अपने आप को पेश करो, अदालतों में इनोसेंट अपने आप को साबित करो। अगर वो नहीं कर दे या उनको जुर्म किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए। तो एक ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें देखें जिसने भी ईसाई ने या दूसरे किसी मजहब से तल्लक रखने वाले ने, इवन मुस्लिम लोग भी इसमें शामिल हैं, इधर गुस्ताखी करते हैं, FIR कॉपी लेते हैं और जाके असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, उनको मिल भी जाता है और वो VIP बन जाते हैं बैरूनी ताकत के। तो ये तरीकाकार जो है ना, इसको भी हम कंडेम, ये नहीं होना चाहिए। असाइलम वाले जो कंसर्न इसके अथॉरिटीज हैं, जो लोग इसको करते हैं, जो कंट्रीज करती हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए। इस केस को मजहबी कुव्वतें काफ़ी फॉलो कर रही थी और उसको सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन जितना कमज़ोर करके इस केस को पेश किया गया, हम सारी हियरिंग यहाँ पे सूरत शुरू से लेकर आखिर तक जितना कमज़ोर करके इस केस को पेश किया गया, आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से कारी साहब ने जो केस शुरू किया मजहब को भी कुछ नुकसान पहुँचा है पाकिस्तान में? इसमें जिस आप जो बात कर रहे हैं ना, केस को कमज़ोर करके पेश किया, ऐसी बात नहीं है। जब इस केस को दर्ज किया गया तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एक SP ने की थी, जिसका पुलिस में एक अच्छा नाम है, जिसके बारे में लोग अच्छी राय रखते हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके चलान बना के अदालत में दिया, सेशन जज ने इसका ट्रायल किया, और आसिया मसीह की तरफ से एक वकला की बड़ी प्रोफेशनल और बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर की टीम जाके ननकाना में इसका ट्रायल करके आई है, और वो उसको बेगुनाह साबित करने में नाकाम रही, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत था। फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट में आ जाते हैं जब, तो वहाँ पे भी उनके बड़े कॉम्पिटेंट सीनियर लॉयर पेश हुए, उन्होंने अपने आप को भरपूर तरीके से डिफेंड किया है। तो 2 अदालतों की कंकरेंट फाइंडिंग है, तो केस मजबूत ना हो तो पहली अदालत फारिग कर देती है, बल्कि उससे पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो भी फारिग कर देती है। केस में नामजबूती वाली बात नहीं है। और एक और इससे बढ़ के बात उस पर आ रहा हूँ मैं, गवाहों की जहाँ तक बात है ना, तो गवाह मेरे तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट गवाह हैं, कोई हमने बाहर से ला के या इधर उधर से पकड़ के गवाह नहीं डाले उसमें, तमाम गवाह इंडिपेंडेंट हैं। और किसी गवाह का कोई रिकॉर्ड से ये साबित नहीं होता कि उसके साथ कोई चपलस थी, कोई ज़ाती मुखासमत थी, या कोई लेने देने का मामला था। तो गवाहान हमारे भी इंडिपेंडेंट थे, केस भी हमारा जो है ना वो भी आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लें। जहाँ तक गवाहान के बयान में ये बात आनी कि कितने लोग थे, तादाद में फ़र्क आ गया या जगह पे थोड़ा बहुत किसी ने कह दिया, तो ये माइनर डिस्क्रिपेंसीज होती है ना, या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, ये इंसाफ के आड़े नहीं आती। तो मैंने ये बात एक मिनट देंगे। अब देखने वाली चीज़ ये है कि क्या जिसके खिलाफ केस है आसिया ने, उसने जो मेरे गवाहान कह रहे हैं वो अल्फाज अपने मुंह से निकाले या नहीं निकाले, क्या गवाहान उसको साबित करते हैं कि नहीं करते? पूरी जजमेंट उठा के देख लें, आपको इसमें एक लफ्ज़ नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।